हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और वक्त हो गया है स्विच बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों को सिर्फ वन लाइनर्स में नहीं बताते बल्कि इन डेप्थ एनालिसिस देते हैं ताकि आप न्यूज को सिर्फ देखें नहीं, सुने नहीं बल्कि उसे समझे भी। इस बुलेटिन में बातों से एक्शन तक, ब्रेकिंग से एक्सप्लेनर्स तक और सीरियस से क्वर्की न्यूज तक हम एक पल में स्विच करते हैं। स्विच है नो ड्रामा नो नौटंकी, स्विच इज क्लासी एंड फंकी। आज के इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि स्विच की न्यूज रिपोर्ट्स को आप सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि चलते फिरते यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। और हाँ, सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि स्विच को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए जल्दी से जानते हैं कि आज के स्विच बुलेटिन में है क्या खास। आज बताएंगे कि आखिर क्यों संसद में गरजी प्रियंका गांधी। इसके अलावा डे बाय डे प्राइवेट सेक्टर हो रहे हैं मालामाल, लेकिन आप क्यों हैं कंगाल, ये भी बताएंगे। आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। खबर ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में अब आप एटीएम से अपने पीएफ के पैसे निकाल सकें। और हाँ, बेंगलुरु सुसाइड केस में अतुल की पत्नी कौन थी, क्या है उनका बैकग्राउंड, ये भी है बुलेटिन का हिस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्विच बुलेटिन। बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलते हैं आपकी सबसे काम की खबर पर, यानी वो खबर जो आपकी सैलरी और पैसों से जुड़ी है। जो लोग ये बुलेटिन देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग नौकरी करते होंगे और पीएफ का खाता भी होगा। ताजा खबर यह है कि हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में एटीएम से आप अपने पीएफ के पैसों को निकाल सकें। ये प्रोसेस क्या होगी, इसमें कितना टाइम लगेगा, जाने हमारी आज की पहली रिपोर्ट में। भारत में काम करने वाले लगभग सभी लोगों के पास पीएफ अकाउंट होता है। ये खाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा संचालित किए जाते हैं। ईपीएफओ देश में लगभग 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सर्विस देता है। जिनके पास पीएफ खाते होते हैं उनके लिए ईपीएफओ एक बड़ी सुविधा लाने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर जब भी पीएफ का पैसा निकालने की जरूरत होती है तो इसके लिए 7 से 10 दिन का जो समय है वो लगता है, लेकिन अब ये प्रोसेस और आसान होने वाली है। तो क्या है ये नई सुविधा? एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, लेबर सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने इंफॉर्मेशन दी है कि ईपीएफओ के मेंबर्स जल्द ही एटीएम का इस्तेमाल करके अपने पीएफ खाते से सीधे पैसे निकाल सकेंगे। ये एक बड़ा टेक्निकल डेवलपमेंट है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय का आईटी सिस्टम भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि सेवाएं बेहतर हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स में डावरा को ये कहते कोट किया गया, कोट अनकोट, हम प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दावों का निपटारा तेजी से करने पर काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जनवरी 2025 तक इस अरेंजमेंट में एक बड़ा बदलाव लाया जाए। अब जानते हैं कि अगर ये सुविधा आ जाती है तो इसके फायदे क्या क्या होंगे। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित ये नई सुविधा नौकरी पेशा लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। अभी तक पीएफ का पैसा निकालने के लिए काफी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। दावा दर्ज करने से लेकर पैसा खाते में आने तक 7 से 10 दिन का समय लगता था, लेकिन एटीएम के जरिए पैसे निकालने की सुविधा से समय और श्रम की बचत होगी। ये सुविधा उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी जो इमरजेंसी में पैसे की तुरंत जरूरत महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अगर किसी कर्मचारी को मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। घर खरीदने, शादी वगैरह में आप इस पैसे का एक लंबे इंतजार के बाद उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कैसे निकाल सकेंगे ये पैसा। ईपीएफओ के मुताबिक सभी पीएफ खातों को बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी है। ये अभी साफ नहीं है कि पैसे निकालने के लिए मौजूदा बैंक एटीएम, डेबिट कार्ड इस्तेमाल होगा या ईपीएफओ कोई नया कार्ड जारी करेगा। हालांकि श्रम मंत्रालय से ये संकेत मिल रहे हैं कि एटीएम कार्ड जैसी कोई नई अरेंजमेंट शुरू की जा सकती है। इस कार्ड का यूज ईपीएफओ द्वारा संचालित एटीएम से किया जाएगा जिससे पैसा सीधे खाते से निकाला जा सके। आईटी सिस्टम अपग्रेड के बाद ईपीएफओ खाता एक आधुनिक बैंक खाते की तरह काम करेगा। इससे पीएफ खाते की उपयोग पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। हालांकि इस सुविधा के तहत निकासी
की सीमा क्या होगी, इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। कुछ खास कंडीशंस में ये जो सुविधा है ये बेहद ही मददगार हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी पीएफ खाता धारक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य या जो भी लाभार्थी हैं वो इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने बैंक खाते को मृतक सदस्य के ईपीएफ खाते से लिंक करना होगा। आपको बता दें कि शुरुआत में एटीएम से कुल पीएफ बैंक बैलेंस का आप 50% तक ही निकाल सकेंगे। ये सुविधा लाभार्थियों, नॉमिनी और जो भी मृत सदस्य के परिवार वालों हैं उनके लिए भी अवेलेबल होगा। ईपीएफओ का आईटी सिस्टम अब ज्यादा तेज और स्मार्ट बनने जा रहा है। श्रम सचिव के अनुसार हर 2-3 महीने में नए सुधार लागू किए जा रहे हैं, जिससे प्रोसेस और आसान होती जाएगी। ईपीएफओ ये कंफर्म कर रहा है कि कर्मचारियों को डिजिटल सेवाओं का बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। अब जानते हैं कब लागू होगी ये सुविधा। ईटी नाउ में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ इस सुविधा को 2025 में लागू कर सकता है। ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा प्रयास होगा। अब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लेम के लिए क्या जरूरी है। ईपीएफओ के अनुसार ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे यूएएन एक्टिव होना चाहिए, सदस्य को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन सक्रिय करना होगा और इससे जुड़ा जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, आधार कार्ड और बैंक लिंक होना चाहिए। पीएफ खाते को आधार और बैंक अकाउंट से लिंक करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। ये ई-केवाईसी प्रोसेस के जरिए किया जा सकता है। पैन की भी जरूरत पड़ेगी। अगर कर्मचारी की सेवा 5 साल से कम है तो पैन नंबर भी लिंक होना जरूरी होगा। वेल, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, ईपीएफओ की मौजूदा जो अरेंजमेंट है उसके तहत जो सदस्य रिटायरमेंट के समय पूरी राशि निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक आप 90% जो पैसे हैं वो निकासी कर सकते हैं। इसकी भी जो सुविधा है वो अवेलेबल है। बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने, घर के नवीनकरण या बच्चों की शादी जैसे कारणों से आंशिक निकासी भी संभव है। हालांकि निकासी की सीमा इन कारणों पर डिपेंड भी करती है। ये नई अरेंजमेंट डिजिटल इंडिया को एक नया आयाम देगी। पीएफओ के इस कदम से करोड़ों नौकरी पेशा भारतीयों को राहत मिलना कंफर्म माना जा रहा है। 2025 तक जब ये सुविधा पूरी तरह से लागू होगी तब ये भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज की जाएगी। वेल, इन सब फैक्ट्स के बाद आपको एक बार फिर से बता दूं कि अभी इस दिशा में कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। ये सब इंफॉर्मेशन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है, जिसे हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अब अगली खबर भी आपके पैसों और सैलरी से ही जुड़ी हुई है। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि अमीर आदमी और भी अमीर होता जाता है और गरीब आदमी गरीब। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने पिछले 15 सालों में मुनाफे के मामले में टॉप पोजीशन हासिल की है। इसके बावजूद जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में ना के बराबर इजाफा हुआ है। अब इसका असर जीडीपी पर भी दिख रहा है। तो आखिर प्राइवेट सेक्टर के लगातार मालामाल होने के बावजूद एम्प्लॉयज क्यों है कंगाल? जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अमीर आदमी और अमीर हो जाता है और गरीब आदमी गरीब। मिडिल क्लास वाला अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार देता है, ना अमीर हो पाता है और ना ही गरीब हो पाता है। वैसे एक्सेप्शन जरूर होते हैं, लेकिन मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस बात का इसमें खुलासा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में पिछले 15 सालों में मुनाफे के मामले में वो टॉप पर रही हैं। इसके बावजूद एम्प्लॉयज को सैलरी ना के बराबर उनका इजाफा किया गया है उसमें, उनकी सैलरीज में। इससे एम्प्लॉयज़ की तो हालात जो है वो बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं, साथ साथ इकोनॉमी भी डगमगा गई है। वैसे आसान शब्दों में समझा जाए तो जनता के पास पैसा खर्च करने के लिए है नहीं। इस साल जुलाई सितंबर में जीडीपी 5.4% रही है, जिसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में आई रिपोर्ट में प्राइवेट कंपनीज और सैलरीज पर क्या कुछ कहा गया है और किन सेक्टर्स की बात हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है कि भारत सरकार की तरफ से फिकी और क्वेस कॉर्प लिमिटेड ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कि चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, उसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 से 2023 के बीच में कॉर्पोरेट कंपनियों के मुनाफे में 4 गुना यानी कि 400% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि इसी दौरान प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज की सैलरी जो है सिर्फ 4% ही बढ़ सकी है, जो कि ना के बराबर है।
अब इन 6 सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स हैं? BFSI बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर एक है। EMPI इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है। FMCG की बात करें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और रिटेल इसमें शामिल हैं। आप वैसे ग्रोथ की बात करेंगे, उस पर नज़र डालेंगे तो 5.4% की ग्रोथ से FMCG सबसे ज़्यादा नज़र आता है ऊपर, और सबसे कम ग्रोथ जो है EMPI सेक्टर में देखने को मिलती है। 0.8% की ये ग्रोथ रेट है। ये वेजेस की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब डेटा तो ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा तो हो रहा है, मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये हम नहीं कह रहे हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। इन्होंने उद्योग जगत को अपने गिरबान में झांकने के लिए हिदायत भी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 कॉर्पोरेट इवेंट्स हुए थे, उसमें नागेश्वरन साहब ने कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ी तो देश को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसका जो खामियाजा है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को उठाना पड़ेगा। नागेश्वरन की माने तो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो इसकी वजह से जनता की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आएगी और उससे मार्केट पर असर पड़ेगा। इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, बाजारों में प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आपको हाल ही में याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी, बिलियनियर एम्बिशंस की ये रिपोर्ट थी, और इसमें कहा गया था कि देश में अरबपतियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और अरबपतियों के मामले में भारत 3रे रैंक पर पहुंच गया है। लेकिन अर्बन मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी, ये दूसरी रिपोर्ट में कहा गया था। इन रिपोर्ट से यही समझ में आता है कि अगर मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर नहीं सुधरी तो इसका खामियाजा देश को भी भुगतना पड़ सकता है। अब तो सरकार के इकोनॉमिक एडवाइज़र ने भी इस बात को कह दिया है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप बढ़ा दीजिए। प्राइवेट सेक्टर वालों, अगर अभी तक ये सैलरीज आपने नहीं बढ़ाई हैं अपने एम्प्लॉयज़ की तो ज़रूर बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो आपको भी भुगतना पड़ सकता है। चलिए, बहुत हो गई पैसों की बात, लेकिन क्या करें, पूरी दुनिया ही पैसों के पीछे भाग रही है। रिश्ते भी अब पैसों की वजह से कमजोर हो रहे हैं। इसका जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो है बेंगलुरु में इंजीनियर का सुसाइड केस। अतुल जो हैरेसमेंट झेल रहे थे उसकी वजह पैसे ही तो थे। इस केस में जो एक नाम हर जगह चर्चा में है वो है अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया का। तो आखिर कौन है निकिता सिंघानिया और इस पूरे मामले में उनके और उनके परिवार पर क्या क्या आरोप हैं, ये सब बता रही हैं हरीम अगली रिपोर्ट में। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 25,000 से ज्यादा मामले घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के तहत दर्ज हुए। ये एक सच्चाई है जिससे देश जूझ रहा है, लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि ऐसे कानूनों का मिसयूज भी होता है और कई निर्दोष पुरुषों को मानसिक और कानूनी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। बेंगलुरु के टेकी अतुल सुभाष का केस भी इसी डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बेंगलुरु में रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली और फिर एक 24 पेज के सुसाइड नोट और 90 मिनट के वीडियो में अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बयां कर दी। इस कहानी के हर पहलू की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और सबसे ऊपर जो नाम हाईलाइट हुआ है वो है अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया का। तो कौन है निकिता सिंघानिया? इस पूरे मामले में उनके और उनके परिवार के खिलाफ क्या क्या आरोप हैं और सिंघानिया परिवार फिलहाल कहाँ है? निकिता सिंघानिया एक सीनियर AI इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है जो दिल्ली में एक्सेंचर में काम करती हैं। उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ से BTech और जयपुरिया इंस्टीट्यूट से MBA किया है। 10 साल के करियर में उन्होंने कई बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। लेकिन जब से ये मामला सामने आया है, अतुल के समर्थन में खड़े लोग निकिता को एक्सेंचर कंपनी से निकालने की डिमांड कर रहे हैं। निकिता और अतुल की शादी अप्रैल 2019 में हुई थी। शादी के 1 साल बाद उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन 2021 में कुछ झगड़ों के बाद निकिता बेटे को लेकर अतुल का घर छोड़कर चली गई। निकिता ने अपने पति के खिलाफ क्या क्या शिकायतें दर्ज की ये बताते हैं। 2022 में निकिता ने अतुल और उनके परिवार पर डाउरी हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज और मेंटल हरासमेंट के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। शिकायत में उन्होंने कहा कि अतुल और उनके परिवार ने शादी के बाद 10 लाख रुपए की मांग की। उनके पति उनकी सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे,
और वो घरेलू हिंसा करते थे और शराब के नशे में मारपीट करते थे। इतना ही नहीं, निकिता ने ये तक आरोप लगाया था कि दहेज की मांग और उत्पीड़न की वजह से उनके पिता की तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई। यानी निकिता ने अतुल को उनके पिता की मौत का भी जिम्मेदार ठहराया। लेकिन निकिता के सभी आरोपों को अपने सुसाइड नोट और वीडियो में अतुल ने बेसलेस और बॉलीवुड स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड बताया। अतुल ने लिखा कि 10 लाख रुपए मांगने का आरोप सबसे रिडिकुलस है, क्योंकि उनकी CTC पहले 40 लाख और फिर 80 लाख थी। इतनी सैलरी वाले को 10 लाख क्यों चाहिए होंगे। साथ ही अतुल ने यह भी लिखा कि निकिता ने कभी कोई सबूत या गवाह पेश नहीं किया जो उनके हिंसा के आरोपों को प्रूव करे। और जहां तक निकिता के पिता की बात थी, तो अतुल ने कहा कि निकिता के पिता लंबे टाइम से बीमार थे और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। इस सबके बीच निकिता और उनके परिवार पर नए आरोप लगे हैं। अतुल के भाई विकास ने निकिता, उनकी मां, उनके भाई और चाचा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आर्थिक शोषण का मामला दर्ज कराया है। आरोप ये भी है कि निकिता ने अतुल से मामला सेटल करने के लिए 3 करोड़ रुपए और बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग की थी। आरोप है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान निकिता ने अतुल का मजाक उड़ाया और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया। अतुल ने अपनी कहानी में जुडिशियल करप्शन और बायस का भी आरोप लगाया है। तो इस सब मामले में क्या कह रहा है निकिता का परिवार? निकिता के परिवार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके पास सारे सबूत हैं। उनके चाचा सुशील सिंघानिया ने कहा कि निकिता वापस आने पर सब आरोपों का जवाब देगी। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद निकिता से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। साथ ही जौनपुर में निकिता के मायके के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनकी मां और भाई घर पर ताला लगाकर भाग रहे हैं। पुलिस को अब तक किसी को अरेस्ट करने का इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। अतुल की मौत ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अतुल सुभाष और मेन टू जैसे अभियान शुरू कर दिए हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे पुरुष भी कानूनों के दुरुपयोग के शिकार हो सकते हैं। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारे सिस्टम में पुरुषों के लिए भी इनफ सुरक्षा है? क्या ऐसी घटनाओं से कानूनों की साख को ठेस नहीं पहुंचती? अगर अतुल के आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ अतुल सुभाष का नहीं है, ये हर उस पुरुष की कहानी है जिसकी जिंदगी गलत आरोपों की वजह से बर्बाद हो जाती है। चलिए अब आते हैं पॉलिटिकल न्यूज की तरफ। किसी भी बुलेटिन में देश की राजनीति से जुड़ी खबर तो होनी ही चाहिए। राजनीति में प्रियंका गांधी की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है और वो आते ही गरज रही हैं। क्या नेहरू, क्या अडानी और क्या आरएसएस। प्रियंका गांधी ने पहली बार लोकसभा में भाषण दिया और सभी मुद्दों को डिटेल में समझाया। साथ ही मौजूदा सरकार से कई सवाल भी पूछे। तो किस तरह सरकार पर गरजी प्रियंका गांधी, जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बस हाइलाइट्स थी। क्या ईवीएम, क्या अडानी और क्या ही आरएसएस। प्रियंका गांधी की आज ये लोकसभा में डेब्यू स्पीच थी। चर्चा का विषय भारत का संविधान था, जिसके लिखे जाने के आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। वो संविधान जिसकी कॉपी को हाथ में लेकर प्रियंका गांधी ने कुछ दिनों पहले ही सांसद पद की शपथ भी ली थी। इसी सिलसिले में आज जब उनको भाषण देने का मौका आया तो उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। आज के राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन जनता के बीच जाने की हिम्मत और आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं रखते। प्रियंका गांधी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद जनता अब ये जानना चाहती है कि प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान आखिरकार पीएम मोदी कहाँ थे। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, लेकिन पीएम मोदी की कुर्सी खाली थी। अब आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के डेब्यू भाषण के दौरान पीएम मोदी संसद भवन में मौजूद नहीं थे, यहाँ तक कि वो दिल्ली में ही मौजूद नहीं थे। जब प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी तो पीएम मोदी यूपी के प्रयागराज में थे। वो वहाँ महाकुंभ मेले की जुड़ी तैयारियों का जायजा ले रहे थे। पीएम मोदी क्रूज में सवारी करते हुए घाटों का जायजा ले रहे थे।
इधर प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी तो उधर पीएम मोदी त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना कर रहे थे, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे थे। अब देखिए, प्रियंका गांधी का ये डेब्यू भाषण पीएम मोदी ने लाइव तो नहीं सुना, लेकिन प्रियंका गांधी को जो कहना था वो कह के चली गई और पूरे देश को भी सुनाया। अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरे देश को नकारा जा रहा है। देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। प्रियंका गांधी ने अपने इस भाषण में आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने खास तौर पर आरएसएस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वर्ड प्ले करके अपनी बात रख दी कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। प्रियंका गांधी ने अंत में कहा कि ये देश बहस से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसे बनाने वाले किसान, जवान, मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इन्हें साहस देता है। भय की भी सीमा होती है। ये देश उठेगा, लड़ेगा, न्याय मांगेगा, सत्यमेव जयते। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। आज का स्विच बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमने जो डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स आपको बुलेटिन में दिखाए, अगर इनके अलावा भी आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखनी है तो उसके लिए आपको जाना होगा स्विच के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर। और हाँ, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी आईडी है @गरिमा सिंह 0099। कीप वॉचिंग स्विच।